अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। भारत की जानिब से खेल में सियासत की मिलावट कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये रविश अब खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। क्रिकेट जैसा खेल जो कौमों को करीब लाने और खेलों के जरिए भाईचारे को फरोग देने का जरिया समझा जाता था, जिसे जेंटलमैन स्पोर्ट्स कहा जाता था, भारत के रवैये से नफरत और कशीदगी का शिकार हो रहा है। हालिया एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाना खेल के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ और अखलाकी पस्ती की बदतरीन मिसाल है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस मैच के रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की जानिबदारी ने भारतीय साजिश को मजीद तकवीत दी है। अब यह वाज़ेह हो गया कि भारत खेल के मैदान को भी अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अपनी शरंगेजी से इवेंट को मुतनाज़ा बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दो टोक मौक़िफ़ और एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने के मुतालबे की मंजूरी इस हकीकत का सबूत है कि भारत की मनफी सियासत के बावजूद हक और उसूल की जीत मुमकिन है। आईसीसी में भारत के असर रसूख के बावजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया जाना एक बड़ी कामयाबी है और भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा है। यह फैसला साबित करता है कि भारत चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, खेल में अपनी सियासी बालादस्ती और शरपसंदी को मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत पर लाजिम है कि खेल को खेल रहने दे और अपनी सियासत को इससे अलहदा रखे। और ना इसकी साख ना सिर्फ खेल की दुनिया में मजीद मुतासिर हो सकती है, बल्कि आलमी बरादरी में इसका चेहरा बेनकाब होता रहेगा। लेकिन अभी लग रहा है कि भारत किसी सूरत अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब भारत की जानिब से एक नया शोशा छोड़ा गया है और ये खेल के तकद्दुस पर बराह रास्त हमला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव से ये बयान सामने आया कि अगर भारत एशिया कप जीता तो वो चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। ये इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान है कि भारत क्रिकेट को खेल की बजाय अपनी जिद, अना और सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे ना सिर्फ इवेंट की शफाफियत मुतासिर होगी, बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की साख पर भी सवाल या निशान लग जाएगा। खेल का बुनियादी उसूल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, लेकिन भारत के रवैये ने वाज़ेह कर दिया है कि इसके खिलाड़ी और बोर्ड दोनों खेल को सियासत के ताबे करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिवायती कशीदगी एक तारीखी हकीकत है, लेकिन क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही कि ताल्लुकात बेहतर हों और खेल को बतौर सिफारतकारी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन भारत ने बार बार इस मौके को ज़ाया किया है। पहले एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर खेल के आदाब पायमाल किए और अब फाइनल से पहले ही ट्रॉफी की तकसीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश ने जलती पर तेल डालने का काम किया है। भारत की जानिब से इस किस्म के इक़दामात ये पैगाम दे रहे हैं कि भारत खेल को दोस्ताना मुकाबले का जरिया नहीं, बल्कि अपनी सियासी बालादस्ती और ज़ाती अना मनवाने का हरबा समझता है। ये रवैया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। सूर्या कुमार यादव और उनका बयान दरअसल भारत की इस पॉलिसी का तसलसल है, जिसके तहत वो एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी में अपने असर और रसूख को बढ़ाकर खेल को सियासत ज़दा करता आया है। अगर भारत ट्रॉफी लेने से इनकार करता है तो यह न सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल की तौहीन होगी, बल्कि स्पोर्ट्स के आलमी उसूलों के खिलाफ एक खुली बगावत भी तस्वुर की जाएगी। ऐसी सूरत में दीगर क्रिकेट खेलने वाले ममालिक को भी आवाज़ बुलंद करनी होगी ताकि खेल को सियासत की भेंट चढ़ने से बचाया जा सके। ये बात भी गौरतलब है कि भारत ऐसे तनाज़ात को पहले से ही क्यों हवा देता है। हकीकत यह है कि भारत अपनी नाकामी और तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए अक्सर इस तरह की हरकतें करता है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई सूरत हाल है गुज़श्ता रोज़ से ही जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास हुआ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत, अभी जो मुतालबा है पाकिस्तान का, बताइए कितना दो टोक, कितना जानदार मौक़िफ़ है और आईसीसी पर इससे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के मामलात हैं, इसमें सबसे पहले लोगों को बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्रिकेट तो एक बहाना है। बुनियादी तौर पर जो चीज़ें ठीक करने की हैं वो भारतीय हुक्मरानों और उनकी रूलिंग एलीट और जो उनकी अशराफिया है उसके दिमागों को ठीक करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी थी, उस वक्त भी यही मसला था। अब ये एशिया कप के मुकाबले हो रहे हैं, इस वक्त भी यही मसला है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तो रास्ते में आती रहेंगी। जब तक आप बुनियादी मसाइल को हल नहीं करेंगे, बुनियादी चीज़ों को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहेगा पाकिस्तान को। इसलिए इस वक्त में एक मरतबा से फिर जब 10 मई को जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और उसके बाद पैदा होने वाले हालात के बाद आज पाकिस्तान में ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लोग जो मौसर आवाज़ रखते हैं, जो बुलंद आवाज़ रखते हैं, उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क के, इस कौम के लोगों को बताएं कि इस मुल्क की बुनियाद क्या है, ये मुल्क क्यों क़याम क्यों अमल में आया, ये मुल्क क्यों बना था। इसलिए जब तक आप उस मसले को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई भी चीज़ पायदार अमन की तरफ या पायदार
किसी भी चीज के तसलसल की तरफ बेहतर अंदाज में नहीं जा पाएगी। हाफिज साहब, बिग थ्री की बात बहुत ज्यादा होती है ना क्रिकेट में, और उसमें जाहिर है भारत की सुप्रीमेसी भी हमेशा हमने देखा है बरकरार रहती हुई आई है। इस तरह के स्टेटमेंट्स भारत को देने की एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या जरूरत थी? ऐसी हरकतें जो हम देख रहे हैं, या ऊंचे हथकंडे जिसको कहें, एट दिस पॉइंट इन टाइम पर्टिकुलरली ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले जब आप आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी का सरबराह कौन है? जय शाह है। जय शाह किसका बेटा है? और जय शाह ने जंग चल रही थी तो उसने इंस्टाग्राम पोस्ट अपनी फौज के हवाले से की थी, उसकी उसकी तारीफ की थी और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया था। और फिर जब सूर्य कुमार यादव इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या फिर वो मैच की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करते हैं तो वो क्या बात करते हैं? वो भी वही बात करते हैं। तो जब फिर इसमें कौन सी ऐसी गुंजाइश बाकी रह गई है कि थोड़ी सी भी अकल समझ रखने वाले शख्स को ये नजर आ जाता है कि ये तो नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं। नरेंद्र मोदी के अल्फाज दोहराते हैं जय शाह के अल्फाज दोहराते हैं सूर्य कुमार यादव। तो ये तो एक लड़ी आपके सामने मिली हुई है, इसमें कौन सी दूसरी राय रह जाती है, कौन सी दूसरी सोच आती है? समझ आ जानी चाहिए कि वो लोग किस जगह पर, किस सतह पर आकर पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं और क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, वो पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में झूठ फैलाते हैं, पाकिस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को हर उस जगह से जहां से नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पूरी कोशिश करते हैं लोगों को साथ मिलाकर। तो पाकिस्तान में बैठे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो भी जब बात करें तो पाकिस्तान की बात करें। हुकूमत को ये चाहिए आज के दौर में वो सबसे पहले खड़े हो। जैसे कल वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने दो कौमी नजरिए की बात की है, तो आज हुकूमत को चाहिए कि वो एक दो कौमी नजरिया अथॉरिटी कायम करे और उसको सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उनमें तैनातियां करे। सबसे पहले कायम करे दो कौमी नजरिया अथॉरिटी और उसके ऊपर काम करे जो सारा साल लोगों को ये बताया कि ये मुल्क क्यों बना था। पाकिस्तान में वो सहाफ़ी आज भारत के बारे में बात करते हुए उनको कुछ होता है कि यार पता नहीं ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जो आर्टिस्ट है पाकिस्तान के वो बात करते हुए घबराते हैं कि यार पता नहीं भारत के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जो क्रिकेटर हैं वो बात करते हुए घबराते हैं कि पता नहीं भारतीय क्रिकेटर्स के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, कमेंट्री नहीं मिलेगी। किसी को अपने सकाफत की पड़ी है, किसी को अपने ताल्लुकात और दोस्तियों की पड़ी है, किसी को अपने फिल्मों और ड्रामों की पड़ी है। तो इस मुल्क की पास ने करनी है, तो इस मुल्क के लोगों की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। आप ये कहते हैं कि सकाफत की, क्रिकेट की, खेलों की कोई सरहद नहीं होती, मुल्क की तो सरहद होती है ना। इस मुल्क के सरहद की हिफाजत किसने करनी है? क्या वो पाकिस्तान के लोगों ने नहीं करनी है? इस मुल्क ने सबको नाम दिया है, सबको काम दिया है, सबको इज्जत शोहरत दौलत दी है, तो ये मुल्क को क्या कर रहे हैं? इनको इनके मफादात क्यों आड़े आ जाते हैं? क्या उनकी अशाफिया, उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनके जो फनकार हैं, क्या वो सियासतदान वो नहीं बोलते हैं? वो अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। तो पाकिस्तान की बात किसने करनी है? हाफिज साहब, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से गैर मामूली स्टेटमेंट देखने को मिला जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर भारत एशियन क्रिकेट कप जीतता है तो वो ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से वसूल नहीं करेगा। ये कितना गैर मामूली स्टेटमेंट है? इस पे आईसीसी क्या एक्शन ले सकती है? क्या ये एक्शनेबल स्टेटमेंट है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी ने भी इन पर्टिकुलर जुर्माने का मुतालबा किया है कि ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इतना संगीन है कि इस पे सूर्य कुमार यादव को जुर्माना भी हो सकता है। जी, नहीं लेते ट्रॉफी तो ना लें, नहीं लेते ट्रॉफी तो ना लें, नहीं लेते ट्रॉफी तो ना लें। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नायब कासिद को अपनी जगह पर भेज दें कि ये ट्रॉफी देगा तुम्हें। नहीं लेते ट्रॉफी ना लें। कौन सा तमाशा आया, कौन सी मुसीबत आ जानी है? बट ट्रॉफी नहीं लेते ना लें, वो खेलने क्यों आए हैं फिर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए कि एक नायब कासिद को, एक बहुत ही मेहनती एक ग्राउंड स्टाफ है ना, जो ग्राउंड स्टाफ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कदावी स्टेडियम है जहां पर वो खेल के मैदान की देखभाल करता है, वहां पे किसी एक अच्छे और पुराने बंदे को जिसकी 25-30 साल की सर्विस है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा बनाकर भेज दे कि ये ट्रॉफी देगा उनको। ना लें ट्रॉफी। खेलने क्यों आए हैं फिर? क्यों खेलने आए हैं? तो यही तो बात कर रहा हूं कि ये जो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, इनको खड़ा होना है कि नहीं होना? इन्होंने बात करनी है खेल की स्पिरिट की या नहीं करनी है? तो नहीं लेते ट्रॉफी ना ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को अपने बजाय किसी अपने पीसीबी के किसी ऑफिशियल को भेज देना चाहिए। अच्छा, लास्टली, जाहिर है भारत की हेजिमनी, छत्तर छाया अभी भी है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर, बिग 3 को भी लीड करता हुआ आया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टांस अभी लिया है, जो पोजीशन अभी ली है, ये एक प्रेसिडेंस है जो सेट हो रहा है एज अ टेस्ट केस। अगर इसको देखा जाए और पाकिस्तान इसको अचीव करने में कामयाब हो जाए तो आप देख रहे हैं कि जो दीगर क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनको भी हौसला मिलेगा और कल को वो भी इस पे बात कर सकेंगे।
जनाब, सबसे बड़ी नाइंसाफी इस खेल के साथ हो रही है। सबसे बड़ी नाइंसाफी इस खेल के साथ हो रही है। उन टीमों को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में खड़ा होना चाहिए था, जब इंडिया पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर रहा था। उन टीमों को इस वक्त खड़ा होना चाहिए था जब ये सूर्या कुमार यादव ने खेल में सियासत को घुसाया है, घसीटा है, और अपने नरेंद्र मोदी, जो कि एक शिद्दत पसंदाना सोच का रखने वाला शख्स है, जो वहां पर वजीर आजम है, उसकी सोच को खेल में शामिल किया है और उस खेल की रूह को दागदार किया है नरेंद्र मोदी के हुक्म पर, जय शाह की हिदायत पर। उस वक्त इन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, इन मुल्कों का जिनका मैंने नाम लिया है। ये पाकिस्तान में लोगों को, अपने लोगों को ये बताना चाहिए, किसी को अपने डिजिटल के व्यूज प्यारे हैं, किसी को अपनी ताल्लुकात प्यारे हैं, किसी को अपनी फिल्में प्यारी हैं। इस मुल्क से प्यार करें। ये मुल्क सब कुछ यहां से आपको मिलने वाला है। ये उनके साथ जो है ना, गले मिलने और जफ्फियां डालना और हर वक्त कह के मुस्कुराहटों का तबादला, ये इस तरह नहीं चल सकता। आपको कहीं ना कहीं अपनी समत का तयन करना पड़ता है। आपकी समत का तयन जब तक आप नहीं करेंगे, और ये पाकिस्तान की अशराफिया का काम है, हुक्मरान अशराफिया का, सियासतदानों का ये काम है। ये जो दो कौमी नजरिए की बात है, आज भी पाकिस्तान में ये सवाल होता है, ये पाकिस्तान के क्याम की क्या जरूरत थी? जाके देखे वहां पर वो क्या कर रहे हैं। ईसाइयों के साथ क्या सलूक हो रहा है, सिखों के साथ क्या सलूक हो रहा है, दो जो इवन जो उनकी मुख्तलिफ जात बरादरी में जो बटे हुए हैं, वहां पर लोगों के लिए सांस लेना कितना मुश्किल है। बुनियादी इंसानी हकूक की कितनी खिलाफ वर्जियां वो कर रहे हैं। वो लोगों को सांस नहीं लेते देते वहां पे। ये जो शिद्दत पसंद मोदी के मानने वाले हैं, उन्होंने तो जीना महाल कर रखा है। तो इसलिए ये जो तमाम ममालिक क्रिकेट खेलने वाले हैं, इनको खेल की रूह को बचाने के लिए, और ये जो इंडिया की हरकतें हैं, जो खेल की रूह के मुनाफी हैं, जो खेल की आइन के कवानीन के रिवायात के मुनाफी हैं, और जो दुनिया में अमन के मुनाफी हैं, ये अमन खराब करने की और अमन तबाह करने की बातें। अगर आज आप ये कह रहे हैं कि हम ट्रॉफी नहीं लेते, हम हाथ नहीं मिलाते हैं, तो कल कला को क्या फिर आप कहेंगे कि ये किसी भी इंटरनेशनल मैच में ये स्टैंड इंडियन क्रिकेट शायकीन के लिए मखसूस है, यहाँ पर कोई और नहीं आएगा, ये ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर इंग्लैंड वाले बैठेंगे, यहाँ पर पाकिस्तानी बैठेंगे, तो ये तो खेलों की रूह के मुनाफी है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसका ताल्लुक इकोनॉमिक डोमेन से है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया दिनों में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक नए मिनी बजट पर गौर शुरू किया है। बज़ाहिर दावा यह किया जा रहा है कि इस बजट का मकसद अमीर तबके से पैसा हासिल करना है, ताकि महंगी गाड़ियों, दरामदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिगरेट जैसी अशिया पर इजाफी लेवी लगाकर मजीद आमदन हासिल की जा सके। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई इसका बोझ सिर्फ अमीर तबके पर ही पड़ेगा, या हमेशा की तरह इसके असरात बिलाखिर आम अवाम और मुतवस्सित तबके तक भी पहुंच जाएंगे। हुकूमत के ज़राए बताते हैं कि इस बजट के जरिए कम से कम 50 अरब रुपए जमा करने का हदफ रखा गया है, लेकिन माजी के तजुर्बात कुछ और कहानी सुनाते हैं। जब भी दरामदी या बिलवास्ता टैक्स बढ़ाए जाते हैं तो इनका नतीजा महंगाई की सूरत में निकलता है, और यूं असरात सिर्फ अशराफिया तक महदूद नहीं रहते, बल्कि दुकानदार से लेकर खरीदार तक हर शख्स मुतासर होता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों पर लेवी बढ़ने से अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो बिलाखिर आम सारिफ को भी मुतासर करेगा। यहाँ यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि सिर्फ 2 माह के दौरान हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके से 85 अरब रुपए टैक्स की शक्ल में वसूल किए हैं। इसके बावजूद FBR अगस्त में अपने मुकर्ररा हदफ को हासिल नहीं कर सका। टैक्स वसूली का यह हदफ 951 अरब रुपए था, लेकिन वसूली सिर्फ 901 अरब रुपए ही हुई। यूं 50 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। अब इसी सूरत हाल को देखकर यह खदशा जन्म लेता है कि हुकूमत अपने अहदाफ पूरे करने के लिए एक बार फिर आसान हदफ यानी तनख्वाहदार तबके की जेब पर हाथ डालेगी, क्योंकि यह तबका मुनज़्ज़म है और इससे टैक्स वसूली निस्बतन आसान है। यही वजह कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हुकूमत बार बार आम शहरियों पर ही टैक्स का बोझ क्यों लाद देती है, और बड़े जमींदारों, कॉरपोरेट सेक्टर या गैर मुनज़्ज़म आमदन वाले गिरोहों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। हुकूमत अगर वाकई सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहती है तो इसके लिए हुकूमत के पास कई दीगर ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि वो अपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करके इन फंड्स को बहाली के मनसूबों में मुंतकिल कर सकती है। आलमी इदारों और दोस्त ममालिक से ज़्यादा मौसर सफारतकारी के जरिए इमदाद हासिल की जा सकती है। बड़ी सनतों और कॉरपोरेट सेक्टर को माशरती जिम्मेदारी के तहत जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है और उस डोमेन में लाया जा सकता है। और सबसे अहम ये कि बड़े ज़मींदारों को टैक्स नेट में लाने की देरीना तजवीज़ पर भी अमल किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाए तो आमदनी के नए ज़राए पैदा होंगे और आम शहरी पर मजीद बोझ लादने की ज़रूरत कम होगी। अब इस सारी सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान एक और बड़े इम्तहान से गुजर रहा है, और वो IMF की शराइत को पूरा करना है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम के तहत है, और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने इनमें से 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद। ये बिलाशुबा एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि IMF के ताउन के बगैर पाकिस्तान को ना नए कर्जे मिल सकते हैं
और ना ही मौजूदा कर्जों की एक साथ जारी हो सकती हैं। बहरहाल इन शराइत पर अमल दरामद में कई सख्त फैसले किए गए और ये सख्त फैसले जैसे शिशमाई बुनियाद पर गैस टैरिफ एडजस्टमेंट, नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना ना देना, बजट को IMF की हिदायत के मुताबिक मंजूर करना, बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी लेना, ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी करना और इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट के दरमियान फ़र्क को 1.25% तक महदूद करना। इसके अलावा बड़े शहरों में कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज भी किया जा चुका है। ये सब इकदाम जाहिर करते हैं कि हुकूमत ने मालियाती नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ शराइत अभी बाकी हैं और इन पर पेशरफ्त ना होने की सूरत में IMF की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल भी मुतवक्के है। सबसे अहम शर्त गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट की अशात और इस पर एक्शन प्लान की तैयारी है। IMF ने इसके लिए पहले जुलाई और फिर अगस्त 2025 की डेडलाइन दी थी, लेकिन ताहाल ये शर्त पूरी नहीं हो सकी। इम्कान यही है कि IMF इस मामले पर खासी सख्ती दिखाएगा। इस तरह बिजली की तकसीमकार कंपनीज और बिजली पैदा करने वाले इदारों की निष्कारी के हवाले से पॉलिसी इकदाम अभी जारी हैं। सूबाई हुकूमतें भी 1.2 ट्रिलियन रुपए कैश सरप्लस के हदफ को हासिल करने में नाकाम रही हैं। FBR गुज़श्ता माली साल 12.3 ट्रिलियन रुपए का टैक्स हदफ पूरा नहीं कर सका और 10 सरकारी इदारों के कवानीन में तरमीम का हदफ भी मुकम्मल नहीं हुआ। ये वो कमज़ोर पहलू हैं जिन पर IMF ज़्यादा जोर देगा और जिनके बगैर पाकिस्तान के लिए अगली किस्त हासिल करना होगा। अलबत्ता एक मस्बत आशारिया यह है कि हुकूमत ने कुछ मामलात में IMF से पेश की इजाज़त भी ले रखी है, जैसा कि चीनी की दरामद पर टैक्स छूट। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत और IMF के दरमियान बातचीत का दरवाज़ा खुला है और दोनों फरीक किसी दरमियानी रास्ते पर मुत्तफिक होने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान को अभी माशी मैदान में कई चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी फंड्स दरकार हैं और हुकूमत मिनी बजट लाकर यह रकम इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद भी ज़रूरी है ताकि मईशत को सहारा दिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बोझ हमेशा की तरह आवाम पर डाला जाएगा या हुकूमत इस बार वाकई अमीर तबके से वो हिस्सा वसूल करेगी जो उसका बनता है। अगर हुकूमत ने बार बार तनख्वाहदार और आम तबके को निशाना बनाया तो ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के असल मकासद भी पूरे नहीं हो सकेंगे। इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी जिसमें अखराजात में कमी, शफाफियत और माशी इंसाफ को तरजीह दी जाए। बसूरत दीगर ना आवाम को रिलीफ मिलेगा और ना ही मुल्क की मईशत को वो इस्तेहकाम हासिल हो सकेगा। अब ये हुकूमत कैसे करेगी, क्या ऑप्शंस मौजूद है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि हुकूमत ये जो आफत आई है, कैलेमिटी है जिसका सामना कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है इकॉनमी को हिट किया है, तो इसके लिए कोई मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है। आपको लगता है कि मिनी बजट मसले का हल है या और बड़ा मसला खड़ा कर देगी? तो ये देख लें कि इस वक्त की पोजीशन क्या है। देखिए, हम एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे 4.2% जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, पर IMF का ख्याल था कि ये 3.6% होगी। अब आई थिंक ऑन द लोअर एंड अगर चले जाएं तो ये 3% के करीब होगी। इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई होगी, यानी कि अगर 5 और 7% के दरमियान एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये हो सकता है 7 और 10% पे चली जाए। इसीलिए आपने पॉलिसी रेट देखा कि वो कम नहीं हुआ। पर जो इससे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो टैक्सेस में कमी होगी, बिकॉज एक अगर ओवरऑल ग्रोथ कम होती है, इंपोर्ट्स को थोड़ा रोकना पड़ता है, तो उनको देख के एक ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद कोई टैक्स का शॉर्टफॉल जो है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। पर गुजारिश इस तरह से है कि लेट मी पुट सम मनीज इन फ्रंट ऑफ यू कि क्यों मिनी बजट या नई फ्लड लेवी या फ्लड सरचार्ज या जो भी आप उसको कहें, GST को बदलना या कोई भी ऐसा काम करना, इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है। एक तो इसलिए नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, सो एक और टैक्स बढ़ाना इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। यही इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज भी करती है। नंबर 2, आप जैसे एंकर्स जो बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में, लेट से आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, तो हम आपसे 40% ऑलरेडी टैक्स तो ले रहे हैं ना, then the incentive to leave the country becomes higher, so we don't want to do that. So इसलिए इस वक्त टैक्सेस के इजरा को बढ़ाना I don't think is a great idea. So पैसे कहाँ से आएंगे? 3,000 अरब रुपया पहली दफा पाकिस्तान में एनुअल डेवलपमेंट बजट प्लान में हिस्सा है जो प्रोविंसेस के पास है। पंजाब अलोन है 1200 बिलियन रुपीस, सिंध 1000 से ऊपर है, मेरा ख्याल है KPK के पास 500 अरब है,
और इसी तरह खैबर अपना बलोचिस्तान है 250 बिलियन। तो उसमें से अगर 100-150 बिलियन इस तरफ डाइवर्ट करना हो तो कर सकते हैं। ये सारे काम भी सूबों के। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, कता कलामी के लिए माजरत। देखिए आसान सा हल ये होता है टू टैक्स ऑलरेडी टैक्स्ड तबका। जाहिर है हमारे यहाँ जो सैलरीड क्लास है वो टैक्स देती है और उससे टैक्स कलेक्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है कि बहुत सिस्टम के अंदर है और उनको टैक्स करना, उनसे कलेक्शन बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे एफपीआर का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है अगर आप ये देखें तो वो तकरीबन 51 अरब रुपए का तो अभी आ रहा है। तो आपको लगता है बावजूद इसके कि आपने सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ डाला, टैक्स कलेक्ट कर लिया, अब आप कोई ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे कि जहां पे अशराफिया से आप टैक्स कलेक्ट कर सके और आम आदमी को दे सके? रेहान, एक्सपेंडिचर को संभाल के वहां से, और 17,500 अरब का बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, 40-50 अरब निकालना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो एक तो ये है कि हम फ्लड की सिचुएशन को हैंडल कर लें। अब आप आएंगे अगर 14,100 अरब का टैक्स टारगेट है एफपीआर का, और कुछ इंपोर्ट कम होने से, कुछ जीडीपी ग्रोथ कम होने से, कुछ एग्रीकल्चर में अगर जो हमारी क्रॉप्स हैं और वो भी खरीफ क्रॉप्स रेहान हर्ट हुई हैं, ये भी याद रखिए। जो आपकी आने वाली रबी क्रॉप्स है ना, दे विल एक्चुअली डू बेटर बिकॉज प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अगर ये सब देख के 14,100 नहीं मैच होता और आपको कोई कमी दिखाई देती है तो वो एक्सपेंडिचर कट से पूरा कर ले। बाकी ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबों ने लगाया है, बड़ी अच्छी बात है, उसको कलेक्ट करें। अगर रिटेल और होलसेल का इनकम टैक्स 50 अरब लास्ट ईयर एनविजिट किया गया था तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। बट डॉक्टर साहब ये मुश्किल नहीं हो जाएगा सर? जाहिर है एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज की गई है, सैलाब के बाद तो वैसे ही किसान बेचारा मर गया है सर, फाइनेंशियली बहुत हिट किया है इस कैलेमिटी ने उन्हें। तो आपको नहीं लगता कि इसको मजीद टैक्स कर देना और ज्यादा बोझ लाद देगा? देखिए ना, ये तो अगर आप खरीफ क्रॉप्स राइस, शुगर केन, कॉटन और मेज डिस्टर्ब होती हैं, एक तो उसका तखमीना लगा लें। जो इनिशियल एस्टिमेट्स मैं देख रहा हूँ उसका मतलब ये है कि कंपेयर टू 2022 जो डैमेज है वो बहुत कम है। और वीट और जो आने वाली क्रॉप्स हैं दे शुड बी डूइंग बेटर बिकॉज प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। पर अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लास्ट ईयर भी 8 अरब कलेक्ट हुआ था तो चलें, मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है तो आप उसको मतलब फॉरगो कर सकते हैं। सूबों के पास और बहुत से टैक्सेस हैं। सूबों के पास टैक्स ऑन सर्विसेज यानी कि जीएसटी ऑन सर्विसेज है, प्रॉपर्टी का सारा टैक्सेशन उनके पास है, गाड़ियों का सारे निज़ाम का टैक्सेशन उनके पास है। ये बहुत सा काम किया जा सकता है सो दे कैन डू बेटर। बट ऑन द फेडरल लेवल रिटेल और होलसेल बहुत कमजोर है, वहां से टैक्स और टैक्स गैप्स यानी कि जहां पे टैक्स लगा हुआ है और कलेक्शन पूरी नहीं होती, सेल्स टैक्स का बहुत बड़ा गैप है, यानी कि एनफोर्समेंट से उसको पूरा किया जा सकता है। और फिर ब्रॉडनिंग की बात तो हमेशा हुई है ना, अब ब्रॉडनिंग को बेहतर करना जो है वो तो किसी स्टेज पे करना ही पड़ेगा। देखिए रेहान, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जो इस वक्त का आईएमएफ की एंगेजमेंट है उसने आपको क्या दिया है? उसने आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी दी है, उसने आपको एक रूम फराहम किया है। अब अगर आप जाकर पाकिस्तान की एग्री प्रोडक्टिविटी, एनर्जी एफिशिएंसी, प्राइवेटाइजेशन, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि कारोबार खोलना, उसके पनपने और बंद होने तक जो कबाते हैं उनको दूर करना, रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं उनको ठीक करना, और सबसे बढ़ के वो कैपेबिलिटी बिल्ड करना कि ये सारे काम जो हैं वो किए जा सके। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी फिर गुजर जाएगी। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि आईएमएफ इज नॉट गोइंग टू फिक्स योर फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और दीज इश्यूज। इट इज द पीपल who at the helm of affairs, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये कोशिश करनी है कि हम एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पैदावारी सलाहियत को ठीक करना, यानी कि ग्रीन ट्रांजिशन, ये इन चीज़ों की तरफ जा सकें। मसलन आपने MEFP साइन किया, उसमें आपने लिखा अगस्त में PIA की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। आई रियली होप कि आने वाले चंद माह में हो जाए। आपने लिखा कि हम गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म जो है उसको अयां करेंगे, यानी कि एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। लेट्स सी कि उस रिपोर्ट में क्या आता है, क्या आप कर सकते हैं। ये हैं पाकिस्तान के फंडामेंटल इश्यूज। यार बार बार याद रखिए इस चीज को कि 24 बार अगर आप फंड के पास गए हैं, वो डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, या वो जिसको आप कहते हैं ना कोई कर्जा नहीं दे रहा तो आप फंड के पास चले जाते हैं, दैट्स फाइन। बट अपने मालियाती निजाम के मसाइल, NFC तो आपने करना है ना, IMF ने तो नहीं करना। सूबों को जो सब्जेक्ट्स नीचे ट्रांसफर होने हैं और उसकी जो पैसे वफाक ने नहीं देने, वो तो आपने करना है, वो IMF ने नहीं करना।
ये सारे काम जो है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए मुल्क को आसान बनाना या डीरेगुलेट करना या लिबरलाइज करना या चीजों को बेचना, ये सारे काम जो है अब आपके पर ठीक, और IMF जाहिर है ने सर क्या उसमें किया? बहुत सारी कबात हैं, कहीं पॉलिटिकल विल आड़े आ जाती है, कहीं हम करना नहीं चाहते और कहीं कैपेसिटी इश्यूज आ जाते हैं। लास्टली डॉक्टर साहब, मुझे याद है जलजिला ज़दगान की इमदाद के लिए हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आपको लगता है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने की या फिर अपने फ्रेंड्स को कहने की कि भाई अब हमें एड की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, बहुत नागुज़ीर है? तखमीना लगवा लें, इनिशियल एस्टिमेट्स तो बहुत बड़े नहीं आ रहे। उसमें अगर कुछ पुराने पैसे जो $6.5 अरब कमिट हुए थे जिनीवा में, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के पैसे पड़े हैं तो प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन करके कर लें। बट रेहान, बात फिर वही है कि कर लें, चलें, बिलियन 2 बिलियन अगर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ले लें, बट इट इज नॉट द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू सॉल्व दीज इशू। इट इज द पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जिस मद में भी हो, एंड इट इज द कैपेसिटी व्हिच इज गोइंग टू, ये जो पॉलिटिकल विल है ना, मैं इस पे जरूर कमेंट करता हूँ। आई नो कि ये बहुत आसान फहम यूज हो जाती है कि जी पॉलिटिकल विल नहीं है। यार एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम, आई मीन, आई हैव वर्कड विद पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव वर्कड विद गवर्नमेंट्स अब्रॉड आल्सो। आपके पास टेक्निकल विल है ये करने की, अच्छा वाटर मैनेजमेंट का पर्चा है आपके पास, एग्री प्रोडक्टिविटी ठीक करने के मेजर्स आपने सूबों के साथ बैठकर बना लिए हैं कि नहीं बना लिए, क्या आपके पास पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर का मार्केट करने का, एक मार्केट के निजाम को क्रिएट करने का पर्चा है। आई थिंक वेयर पाकिस्तान नाउ नीड्स टू पुट ऑल इट्स एफर्ट्स इज कि क्या हम ये पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं कि हम बियॉन्ड द प्रोजेक्ट सोचें। अगेन, ये जो प्रोजेक्ट सोच है ये शॉर्ट टर्म होती है। इट इज द पॉलिसीज विच मेक द ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट। पाकिस्तान के पास IMF इस वक्त अमेरिका के लोएस्ट टैरिफ, एक वर्ल्ड की स्टैंडिंग आफ्टर जो 10 मई में हमने इंडिया के साथ हमारा जो एंटेंगलमेंट हुई, फिर एक रीजनल कनेक्टिविटी विद चाइना, इससे ज्यादा यार क्या टाइम आ सकता है पाकिस्तान के पास टू डू ऑल दिस। आई डोंट वांट पाकिस्तान गेट्स लॉस्ट कि ये फ्लड्स आए, अगर इसमें जो भी तखमीना आता है रेस्क्यू और वो कर लें, रिलीफ भी कर लें, करनी चाहिए, इनकम सपोर्ट से पैसे दे दें, ये सब काम कर लें। बट असल बात यह है कि इनकी जो छोटा काश्तकार है उसकी पैदावारी सलाहियत आखिर क्यों कमजोर है, वो जाकर देखें ना, इस चीज को ना देखें कि फ्लड्स ने क्या किया। ठीक डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बिल्कुल, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि जाहिर है पॉलिटिकल विल का इशू, जहाँ टेक्निकल विल भी है, कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं, और अल्टीमेटली तो हम बहुत सुनते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन होगा कब? बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी है जिसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते, हम या तो मिस कर देते हैं या फिर करना नहीं चाहते। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इजराइल खत्ते के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इजराइल ने अब एक बार फिर यमन के शहर अल हुदैदा पर फजाई हमला करके खत्ते में एक नई आग भड़का दी है। हौसी बागियों ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि इजराइल ने कम से कम 12 फजाई हमले किए हैं, जिनमें कई यमनी शहरी शहीद हुए हैं। हमले से कबल इजरायली फोर्सेज ने अल हुदैदा बंदरगाह को खाली करने का हुक्म दिया था, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये कार्रवाई पहले से मनसूबाबंदी के तहत की गई। ये हमला उस वक्त किया गया जब गजा पहले ही बदतरीन बमबारी की लपेट में है। इजराइल अपनी अस्करी ताकत के बल पर पूरे खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। गजा की सूरत हाल भी किसी अलमिये से कम नहीं है। सिर्फ 24 घंटों में इजरायली टैंकों और फजाइया की यलगार ने मजीद 100 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मसाजिद को मिसमार किया गया, दर्जनों मकानात ज़मीन बोस कर दिए गए, पनागुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 65,000 के करीब जा पहुंची है, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी इंसानी तबाही करार दी जा सकती है। ये सूरत हाल न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रही है। इजराइल की मुसलसल जारहियत इस बात की अलामत है कि वो अब सिर्फ फ़लस्तीन को नहीं बल्कि पूरे खत्ते को अपनी अस्करी कुव्वत से दबाना चाहता है। कतर फिर इसके बाद यमन पर हालिया हमला इसी पॉलिसी का हिस्सा मालूम होता है। इजराइल का बराह रास्त यमन पर हमला खत्ते को एक नई जंग के दहाने पर ले जा सकता है। ये हमले सिर्फ फौजी कार्रवाइयाँ नहीं बल्कि आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। शहरी इलाकों पर बमबारी, मसाजिद को निशाना बनाना और बच्चों को कत्ल करना जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है, लेकिन आलमी ताकतें खुसूसन अमरीका का रवैया दोगलेपन पर मबनी है। अमरीका मुसलसल इसराइल की पुष्पनाई कर रहा है। फौजी इमदाद, जदीद हथियारों की फराहमी और सिफारती महाज पर इसराइल को बचाने की पॉलिसी वाशिंगटन की बुनियादी हिकमत अमली बन चुकी है। यही वजह है कि सलामती काउंसिल में जब भी फ़लस्तीन के हक़ में कोई करारदाद आती है तो अमरीका वीटो कर देता है। यह रवैया न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को बढ़ा रहा है बल्कि अमरीका की अखलाकी साख को भी दुनिया भर में मजरू कर रहा है।
आलमी बरादरी ये देख रही है कि अमेरिका इंसानी हुकूक की बात सिर्फ वहाँ करता है जहाँ उसके मफादात होते हैं, जबकि फ़लस्तीन और यमन के बेगुनाह अवाम के खून को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। गो के अरब और इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी ममालिक समेत कुछ यूरोपीय ममालिक ने गजा में तबाहकुन ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है, लेकिन सिर्फ बयानात अब काफ़ी नहीं है। अमली इक़दामात के बगैर इसराइल अपनी जारहियत से बाज नहीं आएगा। इसके लिए आलमी बरादरी को इसराइल पर इक़्तिसादी और सियासी दबाव डालना होगा। यह हकीकत है कि इसराइल अब खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फ़लस्तीन में जारी कत्ल गारत, यमन पर हमला, लबनान या शाम में वक्तन फ़वक्तन की जाने वाली कार्रवाइयाँ जाहिर करती है कि इसराइल खित्ते को मुसलसल गैर मुस्तहकम रखना चाहता है। उसका मकसद अपनी अस्करी बालादस्ती कायम रखना और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को हमेशा के लिए सबूताज करना है। इन हालात में अरब दुनिया और मुस्लिम ममालिक पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ खड़े हों। जाहिर है पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। हो जाए अगर 57 टुक तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। ब्रेक लेके ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पाकिस्तान में एक डेटिंग रियलिटी शो लाजवाल इश्क मंजर आम पर आया है, जिसका पहला टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बपा है। टीजर में अदाकारा आयशा उमर को मेजबान के तौर पर मुतारिफ कराया गया और बताया गया है कि ये शो 4 मर्द और 4 खातीन के गिर्द घूमेगा, जो एक पुरासाइश बंगले में इकट्ठे रहेंगे और उनकी तमाम सरगर्मियां कैमरों में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम के खिलाफ शदीद रद्दअमल देखने में आया है। सारिफीन ने इसे अखलाकी तौर पर नामुनासिब करार दिया है और पैमरा से पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया है, लेकिन पैमरा ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि यह शो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नशर हो रहा है, इसका टीवी चैनल से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए यह पैमरा के दायरा कार में नहीं आता। इस शो को टर्किया के मकबूल रियलिटी शो इश्क, उदासी और मगरबी फॉर्मेट जैसे लव आइलैंड से मुतासर होकर बनाया गया है। इन फॉर्मेट्स में आमतौर पर बोल्ड और मुतनाज़ मनाजर दिखाए जाते हैं, जहाँ शुरका एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, इत्तेहाद और फिर दुश्मनियाँ बनती हैं, फिर आखिर में एक फाते जोड़े का इंतखाब किया जाता है। मगरबी माशरों में ऐसे शोज़ नाजरीन के लिए तफरीह का जरिया समझे जाते हैं, लेकिन साथ ही इन पर अखलाकी तनकीद भी हो रही है। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में इस तर्ज के प्रोग्राम को मुतारिफ कराया जाए तो इसके माशरती असरात क्या होंगे। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी माशरा एक कदामत पसंद, एक कंजर्वेटिव और मजहबी अक़दार पर कायम माशरा है। यहाँ ख़ानदानी निज़ाम को बुनियादी हैसियत हासिल है और रिश्तों की तश्कील आम तौर पर सकाफती और मजहबी उसूलों के मुताबिक होती है। ऐसे में एक डेटिंग रियलिटी शो जहाँ गैर शादीशुदा मर्द और ख़ातीन एक साथ रहेंगे और उनके ताल्लुकात को बराह रास्त दिखाया जाए, माशरती अक़दार के खिलाफ समझा जा सकता है। इस तरह के प्रोग्राम नौजवान नस्ल पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। वो ताल्लुकात को एक खेल या वक्ती तजुर्बा समझने लगेंगे जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम की बुनियादों को हिला के रख सकता है। दूसरी जानिब कुछ हल्के ये दलील भी देते हैं कि दुनिया ग्लोबल हो रही है और मगरबी तर्ज के शोज़ पहले इंटरनेट के जरिए पाकिस्तानी नौजवान देखते हैं। ऐसे में अगर कोई शो उर्दू ज़बान में बनाया जाए तो यह महज एक मकामी वर्जन होगा जिसमें पाकिस्तानी कल्चर को मद्देनज़र रखकर कुछ तब्दीलियाँ भी की जा सकती हैं। लेकिन नाकिदीन का कहना है कि मगरबी या टर्किया के फॉर्मेट की नक्काली महज तशरीह के नाम पर हमारे माशरती ढांचे को कमज़ोर कर सकती है, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारी सकाफती और मजहबी हसासियत से मुताबिकत नहीं रखते। एक और पहलू ये भी है कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों को फास्ट एंटरटेनमेंट की तरफ राग़िब करते हैं। गहरे रिश्तों और ज़िम्मेदार ताल्लुकात की बजाय ये प्रोग्राम ताल्लुकात को वक्ती तफरीह और मुकाबले की शक्ल में पेश करते हैं। इससे ताल्लुकात के तकद्दुस में कमी आ सकती है और एक नस्ल ऐसी तरबियत पा सकती है जो अपनी अक़दार को कमतर समझने लगे। लेकिन यहाँ ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि अगर ये शो सिर्फ सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है तो क्या हुकूमत या पैमरा इस पर पाबंदी लगा सकती है। पैमरा ने हाल ही में वजाहत दी है कि इसका दायरा इख्तियार सिर्फ उन टीवी चैनल्स तक है जो इसके लाइसेंस के तहत काम करते हैं। लाजवाल इश्क चूँकि किसी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है, इसलिए पैमरा कवानीन इस शो पर लागू नहीं होते। पैमरा ने अपने सरकारी अकाउंट से ये वजाहत जारी करके अवामी शिकायत का जवाब दिया है और वाज़ेह किया है कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो मुतल्लिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रुजू करे। इस वजाहत के बाद एक और बहस ने जन्म लिया है कि सोशल मीडिया मवाद के लिए पाकिस्तान में कौन सा इदारा ज़िम्मेदार है और क्या ऐसे मवाद को रेगुलेट करने के लिए नए कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मौजूद शोज़ या कंटेंट लाखों नौजवान देखते हैं और उन पर असरअंदाज भी होते हैं ये शोज़, लेकिन उनके लिए कोई वाज़ेह ज़ाब्ता मौजूद नहीं है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो लाजवाल इश्क जैसे शोज़ पाकिस्तानी माशरती अक़दार से मुतसादिम नजर आते हैं। गो के ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर में ऐसे फॉर्मेट्स मकबूल हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इनके असरात ज़्यादा गहरे और मनफी हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत और माशरे
दोनों को यह सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ तफरी के नाम पर ऐसे तजुर्बात किए जाने चाहिए जो खानदानी और समाजी निज़ाम को मुतनाज़ा बना दे। पैमरा ने अपनी हुदूद वाज़े कर दी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात को देखते हुए मुस्तकबिल में ऐसे कंटेंट के लिए कौमी सतह पर कोई हिकमत अमली बनाना नागुज़ीर है। ये वक्त की ज़रूरत है और ये फर्क करना बहुत इसलिए ज़रूरी है कि कहीं देर ना हो जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।